और उनमें बहुत बुरी तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन लियू अब भी बिना डरे उस पर अटैक करके बड़ी आसानी से डिफेंस कर पा रही थी। फ्रैंक उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने लगता है और उसके आसपास क्रिस्टल समा देता है। लेकिन लियू अब शूशु ज़ाओ फैन के पास आता है और उससे मजाक करने लगता है कि क्या तुम्हें लियू पसंद आ गई है। और फिर तभी उसका नाम अनाउंस होता है और अब शूशु की बारी है लड़ने की। अब ऐसे ही कई सारे मैचेस होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम सभी डिसाइपल्स को एक ब्रिज से होकर कहीं जाते हुए देखते हैं। अब ज़ाओ फैन अपना नाम उस क्वालिफिकेशन बोर्ड में देखता है और वो अपना और लिंगर यानी गोल्डफिश का नाम देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि अब कल उसका मैच होना है। अब रात हो जाती है और ज़ाओ फैन को टियान लिंगर दिखती है और वो खुश होकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो टियान को एक लड़के के साथ देखता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त लिन जिंग्यू का सीनियर है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि एल्डर्स को जब ज़ाओ फैन पर शक हो गया था तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा और उसकी मैजिक वैंड को देखकर ड्रैगन सेट के मास्टर उसको कोर्ट में ले आते हैं और कहते हैं कि ये वैंड ब्लड से बना है। ज़ाओ फैन ड्रैगन पीक के मास्टर जिनका नाम कैंग सॉन्ग है उनको समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था। कैंग सॉन्ग कहते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन इविल और क्रूएल मेथड है, ये नॉलेज डेमन्स को होती है। तो तुम्हारे पास ये मैजिक वैंड आखिर आया कैसे? तुम जरूर कोई जासूस हो। ये सुनकर उसका मास्टर गुस्से में ज़ाओ फैन का डिफेंड करते हुए खड़ा होता है और कहता है कि अगर ऐसा होता तो भला ये इस वेपन को सबके सामने यूज करने से डरता क्यों नहीं। कैंग सॉन्ग कहता है कि डेमन्स बिना सोचे समझे भी कई बार काम करते हैं और ये पहली बार नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई बेवकूफी की हो। मास्टर गुस्से में कैंग सॉन्ग की बात को काटते हुए कहते हैं कि ये 5 साल से यहाँ है और कभी भी माउंटेन के नीचे नहीं गया, आखिर ये कैसे डेमन्स के साथ कांटेक्ट बना सकता है और उनका स्पाई हो सकता है। कैंग सॉन्ग कहता है कि जरूर डेमन्स ने चालाकी से इस स्पाई को यही प्लान किया हो, इसलिए अब क्विंगी सेक्ट के लॉस के अकॉर्डिंग इसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ये सुनते ही मास्टर ज़ाओ फैन के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो समझ लो मुझसे दुश्मनी ली और इन दोनों मास्टर्स में थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है, इसलिए सेक्ट मास्टर को खुद बीच में उतरना पड़ता है। वो इन दोनों को शांत कराता है। कैंग सॉन्ग कहता है कि मुझे इसे 3rd डिग्री देकर इंटेरोगेट करने दिया जाए ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मास्टर फिर से खड़ा होकर उसे चुप कराता है और सेक्ट मास्टर अब कहते हैं कि भले ही मैजिक वैंड के अंदर ईविल ऑरा है लेकिन इसके अंदर की जो पावर है ये बाकी डेमोनिक फ्लो के ऑरा से अलग है। हमारी क्विंगी सेक्ट हमेशा सच्चाई का साथ देती है और सभी के साथ जस्टिस करती है, बिना सोचे समझे किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती है। वो फिर कैंग सॉन्ग को डांटते हुए कहता है और आपकी नॉलेज भले ही बहुत ज्यादा हो लेकिन मोरालिटी नाम की भी कोई चीज होती है। वो फिर ज़ाओ फैन को कहते हैं कि तुम टॉप 4 में आए हो इसलिए तुम्हें टॉप 3 के साथ माउंटेन के नीचे जाने का अधिकार है, लेकिन तुम इस मैजिकल वैंड को यूज नहीं कर सकते। जब तुम वापस आओगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ज़ाओ फैन उनसे आज्ञा लेकर अब चला जाता है और ये चारों लोग अब क्विंगी सेक्ट से विदा लेते हैं। ज़ाओ फैन जब यहाँ आया था तब भी दुखी था और अब जब यहाँ से जा रहा है तब भी दुखी है। वो सीनियर से कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बदला है, जिस पर सीनियर कहता है कि क्विंगी सेक्ट की यही तो खासियत है, ये कभी नहीं बदलता है। अब सभी स्वॉर्ड पर चढ़कर नीचे जाने लगते हैं और फाइनली उड़ते उड़ते वो हे यांग सिटी में पहुंच जाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉस्पेरस जगह है और यहाँ पहुँचने की कोशिश में सब काफी एक्साइटेड है। ज़ाओ फैन थोड़ा स्लो था इसलिए जब उससे उसके स्लो का रीजन पूछते हैं तो वो बताता है कि उसे अभी उसके वेपन पर उड़ने की आदत नहीं हुई है। अब अंदर शहर में जाकर वो बाजार को देखने लगते हैं। यहाँ हर तरह की चीजें मौजूद है और ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। सभी लोग अलग अलग चीजें देखने लगते हैं लेकिन सीनियर उन सभी से चलकर पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहता है। सभी लोग क्विंगी सेक्ट के डिसाइपल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके लिए माउंटेन के ऊपर जाकर क्विंगी सेक्ट में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। उन्हें क्योंकि भूख भी लग गई थी इसलिए वो शहनाई पेविलियन होटल में रुकते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। एक सीनियर बताता है कि यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और यहाँ का खाना काफी अच्छा है, ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। वो लोग टेबल पर बैठते हैं और ज़ाओ फैन सीनियर शूशु से पूछता है कि यहाँ सबसे अच्छा क्या है, जिस पर वो मेन्यू देखकर सबसे अच्छी डिश ऑर्डर कर देता है। ज़ाओ फैन पूछता है कि आखिर आपको इस जगह के बारे बार आ चुका हूँ, यहाँ मैं कई बार छुपकर आ जाया करता था। अब उनका खाना आ जाता है और वो बड़े ही शौक से खाना खाने लगते हैं। उन्हें फिश भी काफी अच्छी लगती है और वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये फिश बहुत फ्रेश है और खुद भगवान भी ऐसी टेस्टी फिश नहीं बना सकते हैं। अब वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ ऊपर से एक लड़की आती है जो वॉल्टर से कहती है, बेकार में तुम इनको पागल बना रहे हो, लगता है तुम्हें शंघाई रेस्टोरेंट की शान अब और पसंद नहीं, इसलिए तुम झूठ बोलने लगे हो। ये फिश जू का माउंटेन से लाई गई है जो यहाँ से कई हजारों माइल्स दूर है। जरूर ये फिश फिर काफी पहले ही मर गई होगी, सो तुम इन्हें फ्रेश तो बिल्कुल मत कहो। वॉल्टर कहता है कि ये सच है कि ये फिश जुगू माउंटेन से आई है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स भी वहाँ से फिश लाते थे और वहाँ की फिश कभी खराब नहीं होती है। इनको भी फिश का स्वाद काफी पसंद आता है, इसलिए वो फिश खाना चाहते थे। और फिर तभी वहाँ कोई इस लड़की को कस्टमर को इरिटेट ना करने को कहता है और ऊपर बुला लेता है। ये लड़की काफी सुंदर थी इसलिए सब इसकी सुंदरता से अमेज हो गए थे। इसका नाम भी याओ है। अब खाना खाकर सभी रूम्स में सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी सीनियर लू ज़ाओ फैन को रोकती है और उससे कुछ पूछना चाहती है। असल में वो जानना चाहती है कि लड़ाई के वक्त ज़ाओ फैन लड़ते लड़ते अचानक क्यों मुझे करीब से देखकर रुक गया था। वो शर्मा रही थी और ज़ाओ फैन से पूछ भी नहीं पा रही थी, इसलिए ज़ाओ फैन जब उसे गुड नाइट बोलकर जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और पूछ ही लेती है कि आखिर वक्त पर तुम क्यों रुक गए थे। ज़ाओ फैन कहता है
कि अच्छा उस दिन। सीनियर लू पूछती है कि क्या तुमने वो किसी रीजन या पर्पस के लिए किया था और क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। वो ये सब शर्मा कर पूछ रही थी, लेकिन ज़ाओफेन कहता है कि अभी उस स्किल पर मेरी अच्छी ग्रिप नहीं थी, इसलिए मैं गलती से रुक गया। ये सुनकर सीनियर लू ऑफेंड होकर वहाँ से चली जाती है और फिर ज़ाओफेन सोने चला जाता है और तभी उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो खून के समुद्र में डूब रहा है और फिर डर के मारे फिर से उसकी आंख खुल जाती है और वो बाहर टहलने चला जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि आखिर क्यों हर रात वो बाहर जाता था। वो बाहर भी याओ को देखता है जो फूल देख रही थी और उसे तोड़ रही थी। ज़ाओफेन आकर उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुम इतने अच्छे अच्छे खिलखिलाते हुए फ्लावर्स को क्यों तोड़ रही हो। याओ उसके पास आकर कहती है कि मैंने इस फ्लावर को तोड़ा है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है भला, मैं इस फ्लावर को सूंघना चाहती हूँ। वो ये सब मजाक में कह रही है, जिस पर ज़ाओफेन सीरियस होकर कहता है कि फ्लावर को भी दर्द होता है और देखो ये फ्लावर अब रोने भी लगा है। उसकी बात सुनकर यीबाओ हंस पड़ती है और कहती है कि मैंने पहला कोई वॉरियर देखा है जिसे फूल के आंसू दिख रहे हैं। वो फिर मजाक में उसका नाम पूछती है, जिस पर वो चिढ़कर उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है। लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें मैं ज्यादा सुंदर। हमने देखा कि ज़ाओफेन बी याओ से बात करके वापस चला गया था और बी याओ को ज़ाओफेन की ये बात कि उसे फ्लावर्स के आंसू भी नजर आ रहे हैं ये बहुत पसंद आई थी। अब बी याओ नहर किनारे खड़ी होकर फ्लावर को देख रही थी कि तभी उसके पास उसकी आंट आती है। आंट कहती है कि वो 4 लोग जो आए हैं वो किंग यू सेक्ट से हैं, जो उनमें से लीडर है वो लॉन्ग शॉ फैंग पीक से है, लेकिन बाकी 3 को मैंने कभी नहीं देखा है। बी याओ कहती है कि उनमें से एक को मैं जानती हूँ, उसका नाम ज़ाओफेन है। अब आंट उसके हाथ में जब फ्लावर देखती है तो कहती है कि ये तो मेरे मैजिक वेपन की तरह है, मुझे ये लिटिल फ्लावर अच्छे से याद है, हूँ कि माउंटेन के ऊपर ये फ्लावर बिछा हुआ है जब से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। अब वो इससे आगे कुछ कहती, बी याओ उसे रोकते हुए कहती है कि उनके बारे में कुछ मत कहो, लेकिन आंट इमोशनल होकर उसे समझाती है कि तुम क्लैन लीडर की बेटी हो, क्लैन लीडर ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। बी याओ गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा ही है तो क्यों इतने सालों से वो मुझे देखने नहीं आए। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है और इसका मुझे रिग्रेट भी है। अगर मॉम जिंदा होती तो हमारी फैमिली पहले की तरह फिर से खुशहाल होती। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इस फ्लावर को देखकर वो बार बार सैड फ्लावर क्यों कह रही थी। उसकी मॉम ने उसके मैजिक वेपन का नाम सैड फ्लावर रख दिया था। अब वो अपनी आंट से जाने को कहती है क्योंकि वो अकेले में समय बिताना चाहती थी। आंट उसको खुद का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये 4 लोग उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं और ईस्ट में जो उन्हें माउंटेन दिख रहा है वो माउंटेन कॉन्सैंग है। यहाँ से वो 3000 माइल्स दूर है। वो पूरा रेड से भरा हुआ माउंटेन है जहाँ कई सारे डेमन स्पिरिट है। 800 साल पहले वो डेमन्स के मिलने की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ क्या है वो बहुत रहस्यमयी है और ये वही जा रहे हैं। ये लोग 10 दिनों से उड़ते जा रहे हैं और अब ये पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ इन्हें इंसेंस वैली और तियानी टेम्पल के लोग भी मिलेंगे। अब थोड़ी देर में वो फाइनली कॉन्सैंग माउंटेन पहुंच ही जाते हैं। अब वो जैसे दिखती है, ये बैट्स बहुत सारे थे इसलिए इन्हें लड़ने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि ये बैट्स लाइट से डरते हैं। वो तुरंत फिर चमकने वाली शील्ड क्रिएट करते हैं जिससे बैट्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और फिर वहाँ तभी त्यानी टेम्पल और इंसेंस वैली के कई सारे 3 मॉन्क और 2 वॉरियर आते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अब ये केव के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। असल में ये जगह डेमन से भरी हुई है और वो बैट्स तो केवल एक प्रकार के डेमन ही थे। यहाँ इनका सामना कई सारे डेमन से होगा और इनका काम डेमन्स को मारना ही है। मॉन्क सभी को केयरफुल रहने को कहते हैं क्योंकि आसपास एकदम से काफी सन्नाटा आ गया है। एक मॉन्क ज़ाओफेन से कहता है कि आगे खतरा है इसलिए तुम चाहो तो हमारे पीछे चल सकते हो। ज़ाओफेन ये देखकर हैरान हो जाता है और मॉन्क से पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो। मॉन्क कहता है कि तुमने टूर्नामेंट जीतकर अपना नाम 7 मेरिडियंस में बना लिया है। ये सुनकर ज़ाओफेन शर्मा जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो गुफा की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। ज़ाओफेन कहता है कि जब वो छोटा था तब उसने ऐसी केव्स देखी थी। ये केव भी बहुत अंधेरी और गहरी है इसलिए हमें सावधान होना होगा। मॉन्क कहता है कि तुम्हें अपना बचपन अभी भी अच्छे से याद है। ज़ाओफेन बचपन की यादों को सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ बाप मर गए थे, लेकिन तभी वहाँ एक हलचल होती है और सभी अपने हथियार निकाल लेते हैं। सीनियर लाइट से आसपास देखने की कोशिश करते हैं और उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई डेमन प्रैक्टिशनर मौजूद है। फिर वो तुरंत उनकी आंखों से